आधा रास्ता हम लोगों ने कैसे भी रोते गाते पूरा कर दिया। किसी से भी पूछ रहे हैं कि अरे आए नहीं, कल तो आए थे, कल तक गुरु जी क्या बताएं बीमार हो गए। कई लोग बताए बीमार हो गए। सुबह कई लोगों से पूछा, सभी ने बताया यही। कुछ लोग ठीक भी हुए। आज रमेश जी भी बीमार पड़ गए। गजब बीमारी है जो सबको एक साथ एक आगोश में ले लेती है। पता नहीं चलता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, सब बराबर की भागीदार है। बीमारी हम सबको एक लाइन में लाके खड़ा कर देती है। कोरोना में भी ऐसे ही हुआ था। जब शुरुआत हुई थी तो लोगों ने कहा था कि जहां गंदगी है वहां ज्यादा होगा और जो अमीर लोग हैं वो साफ सुथरा रहते बच जाएंगे। लेकिन लाइन उन्हीं की यहाँ लगी, कतार शमशान घाट। तब लोगों को समझ में आया कि हम अगर समाज में सोचेंगे कि हम अलग हो लें, हम सही रहें और बाकी सब जैसे तैसे रहे, कोई हर्जा नहीं, तो ऐसा है नहीं। जब कोरोना जैसी बीमारी या इस तरह की आज जैसी छोटी सी बीमारी ही सही लेकिन आई है, तब पता चलता है कि हम अपने समाज में किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका, यूरोप जैसे देश, उनके यहाँ कैजुअलिटी कम होती और अफ्रीका और कुछ गरीब एशियाई देश, इनके यहाँ पे कैजुअलिटी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कैजुअलिटी दोनों जगह हुई। शायद ही कोई देश बचा। किसने फैलाया, क्या हुआ, वो सब अपनी जगह है। बाद में जब टीका आया, वैक्सीनेशन, तो लोगों ने सोचा कि चलो हम सक्षम हैं, टीका लगा लेंगे तो बच जाएंगे। देखा गया नहीं। अगर वायरस को खत्म करना है तो उसको सिरे से खत्म करना, हर जगह खत्म करना पड़ेगा। अगर हम बचना चाहते हैं तो हमारे घर में आने वाले, काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूध देने वाले, सफाई करने वाले, सबका बचना जरूरी है। अगर सब बच्चे होंगे तब हम बचेंगे। ये सेंस हमारा खत्म हो गया था एक समय तक। हम लोगों ने समझ लिया था कि हम बचेंगे तो सब बच जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। यहां तक की बात हो गई कि कुछ देश सोचे कि हमारे पास तो सक्षमता है, हम अपने देश के सारे नागरिकों को टीका लगवा देंगे तो बच जाएंगे। ऐसा था नहीं। ये पाया गया कि जो 10-15% टीका लगा सकने वाले देश थे, अगर उनका भी ध्यान नहीं रखा गया तो फिर ले भी देंगे वो लोग, फिर सभी बराबर के भागीदार होंगे। यही से हमारी समाज व्यवस्था के बारे में हमें समझ लेना चाहिए। हम शिल्पायन में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था ही रखते हैं। अगर आप देखेंगे गौर करके तो ये बात सही है कि नवरात्रि आराधना आती है तो हम उनमें से जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने गाने के लिए मौका दिया। लेकिन यही हम रुकते नहीं। बहुत सारी संस्थाएं केवल मात्र अपने बेस्ट बच्चों को सामने करके बाकी अपनी जो दूसरी जनसंख्या होती है, जो थोड़ा कम कर सकते हैं या जिनकी सक्षमता थोड़ी कम है, उनको पीछे रख लेते हैं आड़ में। सामने 2 या 3 लोगों को दिखा करके अपना काम और अपना यश निकाल लेते हैं। लेकिन आप हमारे शिल्पायन चैनल में चले जाइए, यूट्यूब में, आपको एक से एक लोग मिलेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो स्वर ठीक से नहीं लगा पाए, लेकिन हमने उनका भी वीडियो रोका नहीं, उसको भी रहने दिया।
हम चाहते तो उनको डिलीट करके सिर्फ उन्हीं का रखते जिनका वास्तव में बहुत अच्छा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे तो देख सकते हैं। जब यहाँ पे लेवल टेस्ट होता है, जब यहाँ पे बॉयज महफिल गर्ल्स महफिल होती है, तो उसमें कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नहीं ठीक से कर पाते। उनकी पहली प्रस्तुति है तो वो कहीं ना कहीं से चूक जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, शिक्षा थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हम लोग उनको बराबर से बैठ के सुनते हैं। ये नहीं कि केवल जो अच्छे हैं उनका सुने और खराब लोगों को, ये नहीं हो सकता है। एक घर में, परिवार में ऐसा नहीं हो सकता है। परिवार में एक लड़का लायक बन जाए, बाकी सब चोर उचक्के रह जाते हैं अगर भाई लोग, तो उस परिवार की इज्जत नहीं होती। बल्कि वो परिवार चोर उचक्कों का परिवार के नाम से ही जाना जाता है। घर में भले ही 2-4 बड़े ही इंजीनियर डॉक्टर हो जाए, अगर एक चोर उचक्का निकल जाए तो वो पूरे परिवार को उसी नाम से प्रसिद्ध कर देता है। इसलिए पूरे परिवार का समग्र विकास होना चाहिए। शिल्पायन में भी हम लोग यही प्रयास करते हैं। जहाँ हमको किसी ने कहा भी कि आप सुबह बनारस में सबको भेज देते हैं, सब नाम लेते हैं, हम पंडित देवाशीष दे के शिष्य हैं, करके बेसुरा गाने लगते हैं, तो आपकी इज्जत जाती है। हमने कहा हमारी इज्जत अगर इतनी कमजोर है जो किसी तुम्हारे विद्यार्थी के खराब गाने से चली जाती है, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हमारी इज्जत, मेरी इज्जत है, तो जो खराब गाएगा उसको लोग बोलेंगे कि उनसे सीखते हो तब भी नहीं सीख पाए, आगे कोशिश करो, थोड़ा और प्रयास करो। और अगर उनसे हमारी इज्जत है तब तो अलग बात है, तो क्या करें, बड़ा बेकार सिखाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। पिछले हम 8-10 साल से ऐसे ऐसे लोगों को भी गवा रहे हैं जिनको नहीं गवाना चाहिए। सब गाए किसी तरह से, उनका शौक भी पूरा हुआ। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे निकले जो एक बार गा दिए सुबह बनारस में, तो उनको लगा कि अब तो हम हो गए कलाकार, छोड़ दीजिए। लेकिन हमने उसकी भी परवाह नहीं। इसका जो प्रारब्ध है करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत अच्छा है और अच्छे की तलाश पे चला जाता है, जाए। और बहुत खराब है, सोच लेता है कि हम कर चुके हैं, मेरी सीमा खत्म हो गई, तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो है उनको कुछ मिलता रहे, ये मेरा जरूर प्रयास रहता है। जो आए वो कुछ न कुछ करता है। तो हम बैठ के यहाँ सुनते क्या है, हम चाहे रागिनी, चाहे और भी टीचर लोग, वो क्या सुनते हैं, वो ये सुनते हैं कि ये कल को कितना कैसा गा रहा था और आज कैसा गा रहा है। ये जो प्रगति है, एक प्रतियोगिता है, वो अपने से है, ना कि दूसरे से। और इसका परिणाम, सुपरिणाम हम लोग को मिलता जा रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई अफसोस भी नहीं है कि हमने ये रास्ता अपनाया है जिसमें छोटे बड़े सबको हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा। ऐसा अक्सर होता है कि हम लोगों ने कहा कि गाओगे, तो उसने कहा कि अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। लेकिन हम लोगों ने अपनी ओर से रोका नहीं कि अभी मत गाओ, अभी तुमको आता ही क्या है। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले ऐसा नहीं होता था। बिना गुरु की इजाजत आप कहीं पर सा भी लगा ले तो तुरंत उठा के बाहर कर दिया जाता था। हमने नहीं मना किया, अरे लोग खुद ही जाएंगे, गाएंगे, उनको खुद ही समझ में आएगी कि हम कहाँ तक कर पाए, कहाँ तक नहीं कर पाए। और सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ पे तबला वादक लोग भी आते गए, हारमोनियम वादक भी आते गए। कोई बहुत अच्छा बजाता है, कोई नहीं भी बजाता है, कोई फर्क नहीं। सबको कुछ कुछ, सबके जिम में कुछ ना कुछ आसमान है। कोई बहुत ऊंचा उड़ सकता है, आसमान की लंबी चौड़ी ऊंचाई को नाप ले, और कोई छोटी सी ऊंचाई को नाप ले, छोटी सी पर वाली छोटी सी चिड़िया, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कल को और बड़ा आसमान वो नापे। ये मौका देना या ना देना ये कोई हमारा काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। हमें तो काम मिला हुआ है। हम एक संस्था में काम करते थे, आप लोगों को पता होगा। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 26 साल अपनी सेवाएं दी मैंने क्लर्क के रूप में। तो मैं देखता था कि जो भी लोग काम करते हैं वो अपने लिए नहीं करते,
उनको रखा गया है काम करने के लिए, तनख्वाह मिलती है, वे आते हैं, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं। काम किसका? LIC का। अगर हम किसी एक ग्राहक से अच्छा बातचीत कर लेते थे, उसको खुश करके भेज देते हैं, तो मेरा क्या होगा उसमें? कल को मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं ये सोच करके नहीं हट सकता हूँ। वो LIC का नाम होना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से ये जो संसार है, ये भी एक बहुत बड़ा ऑफिस है मेरे हिसाब से। सबको अलग अलग काम मिला हुआ है। कोई इसमें अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई सब स्टाफ है, चपरासी है, कोई सफाई कर रहा है, तो कोई पूरे उसको मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजमेंट कर रहा है। लेकिन एक चेयरमैन होकर भी वो कह नहीं सकता कि वो LIC मेरा है। तो ठीक उसी तरह ये संसार में भी कोई ये नहीं कर सकता मैंने किया। ये कोई एक है जिसके वजह से सब कुछ चल रहा है। इसी किसी एक के होने का एहसास अगर आप अपने कर्मों में डाल दें, तो आपको कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होती। किसी ने अच्छा कहा तो मेरा क्या हुआ, किसी ने बुरा कहा तो क्या हुआ, वो सब कुछ। इन सब चीजों से ऊपर उठना आसान नहीं है, लेकिन आप सोचेंगे तो धीरे धीरे उसी चीज को अपना लीजिए कि सबके जिम्मे कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। वो छोटा सा कर्मचारी ये नहीं सोच सकता है कि जो मेन शाखा प्रबंधक है, उसको इतना कम काम है, तनख्वाह ज्यादा मिलती है, वो उसको नहीं। उसे अपना काम करना चाहिए, उसको अपना काम, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। जिसका काम चाबी खोलना है वो चाबी खोलेगा, जिसको बंद करना है बंद करेगा, जिसे पूरे ब्रांच की जिम्मेदारी लेनी है लेगा। और वो ब्रांच मैनेजर होकर भी मालिक नहीं है ब्रांच का, क्योंकि उसके आगे ऊपर कोई है, उसके ऊपर भी कोई है, उसके ऊपर भी कोई है, कोई ना कोई है ही है। ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में से आप अगर अपने आप को थोड़ा अलग नहीं रखते हैं, ये सोच करके कि मेरा काम है, मेरी संस्था है, मेरा शिल्पायन है, मेरे विद्यार्थी हैं, ये सब बहुत ओढ़ने वाली चीज नहीं है। मेरी जिम्मेदारी जितनी है वो मुझे पूरी करनी। तो विद्यार्थी को भी अपनी जिम्मेदारी है, उनको भी जितनी जिम्मेदारी हो पूरा करना है। तो ये सेंस ले करके कर्म करने के लिए ही शायद गीता में कहा गया, अब इतने बड़े विद्वान तो हम है नहीं कि सारी चीज की व्याख्या करें, लेकिन जो मुझे समझ में आया कर्मवाद का, इसका यही है कि कर्म के फल को अपने ऊपर मत ओढ़िए और करते जाइए। कौन रियाज ज्यादा कर रहा है, किसको मौका ज्यादा मिल रहा है, कौन नाम ज्यादा कमा रहा है, और मैं क्या कर लूं, कुछ जो आपको रास्ता मिला उसमें आगे बढ़ते रहिए। आपका काम रियाज करना है, आपका काम गुरु की बातों को सुनना है, आपका काम अपनी संस्था के प्रति ईमानदार होना है, संस्था के प्रति लॉयल्टी के साथ साथ ऑनेस्टी के साथ, दिखावा नहीं। यहाँ पे एक चादर बिछा है, गुरु जी चादर बिछा दी, बोलने वाले बोलते हैं, कुछ लोग बिछा देते पता ही नहीं चलता। आज पता चल रहा है ना, जब अरुण नहीं है तो पता चल रहा है ना कि कोई नहीं भी है। यहाँ पे हर काम में कमी नजर आ रही। कब करता था वो, इसके लिए आपको सोच के आश्चर्य होगा। ये हम लोगों को नहीं सूझा, और हम लोगों को तो सूझता ही था। जापान से टीम आई थी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, तो उसमें जो गोमी नाकागुची है, उसने हम लोग को मैसेज लिखा कि भक्ति क्या होता है, ये आरुण से सीखना चाहिए। क्योंकि भक्ति में समर्पण होता है, भक्ति में कोई चीज फल अपने आप नहीं ली जाती है। मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूँ कि भगवान हमको दे, सोना दे, चांदी दे, ये दे, वो दे। हाँ, भक्ति के लिए। तो ये भक्ति, एक निष्ठ भक्ति आसान काम तो नहीं है। इतनी बार ऐसा हुआ है कि वो किसी कारण से यहाँ पे आ नहीं सका, सब लोग अपना खा पी के हल्ला करके चले गए। एक दो आदमी हम लोग रह भी गए, नहीं भी रह गए, हम रह गए, शायद सोनाली रह गए। अचानक मालूम है उनका वो उदय होते हैं, और वो आकर के कब सफा कर देते हैं, कौन सा चादर कहाँ रख देते हैं, किधर की और क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन सब कुछ टीम टाप करके चले। नीचे क्लास लेने गए, देखे सब कुछ सही सलामत है। तो सही सलामत की हम लोग को आदत पड़ी है। सही सलामत करता कौन था? उसने ना कभी जताने की इच्छा की और ना कभी बताया कि मैं करता हूँ, लेकिन काम सब हो जाता था। ये भावना लाना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़े योगी का काम होता है। ये योग है। योग
मतलब खाली बड़ी बड़ी बातें करना और वो बैठ करके नाक दबाना पैर दबाना से नहीं होता है। योग बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना पड़ता है। ये कर्म योग है। कर्म योग अपनाना आसान नहीं है, लेकिन ये सब कोई कर सकता है, ये भी बात है। आपको ज्ञान योग करना है तो हो सकता है आपके भाग में उतना ज्ञान प्राप्त करना रखा हो चाहे ना रखा हो। राजयोग सबको नहीं मिलता है, अलग अलग योग है, सबको नहीं मिलता है, लेकिन कर्म योग कोई भी कर सकता है। जो भी अपने जगह पे कर्म करना चाहे, कुछ अच्छा करना चाहे, उसको करने के पर्याप्त मौके मिलते हैं। आपको मौके ढूंढना है, कुछ ना कुछ करना है। आप सही सही जो काम करेंगे सब योग है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो योग है, और उसका रक्षण कर लेते हैं तो क्षेम है। इसी योग क्षेमम वहां में हम नहीं, हमारी संस्था चलती थी और हमको भी यही शिक्षा अपनी संस्था से मिली है कि फल की इच्छा किए बिना, इन्वॉल्व हुए भी, सारी चीजों को अपना समझते हुए भी अपना न समझना। ऐसे काम करो जैसे कि ये आपका हो, और उसके बाद ऐसे छोड़ दो फल को जैसे आपका है ही। तो ये जो कुछ भी था, पता नहीं अरुण सुन भी रहा है कि नहीं, शायद ना सुन रहा हो, ऐसे जगह पे नेटवर्क है भी कि नहीं उसको पता नहीं, सुनता होगा शायद। फिर उसका काम भी ऐसा इस टाइप का है, वो जहाँ गया है वहां पे सुबह से रात तक वाला काम है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अरुणाचल प्रदेश में गया है, वहां पे नवोदय में उसने अरुणाचल। क्या अरुण के बहाने हम लोगों ने अच्छी चर्चा कर ली। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राग पूरिया।